नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं और राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको राजनीति विज्ञान से जुड़ी बुनियादी बातें बताई हैं, उन पर चर्चा की है। उसी क्रम में अब आगे हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है। यानी कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं मुख्य तौर पर, और एक परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण है। पहले तो हम बात करते हैं कि ये दृष्टिकोण क्या होता है। दृष्टिकोण का मतलब होता है कि देखने का नज़रिया, कि हम किसी भी जो वस्तु को, घटना को किस नज़रिए से देखते हैं। एक ही घटना को देखने का नज़रिया कई हो सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी नज़रिए से देखे, हम क्लासरूम में कई बार ताजमहल का उदाहरण देते हैं। किसी का नज़रिया प्रेम का नज़रिया होगा और वो कहेगा कि वाह कितना खूबसूरत है ये, और शाहजहाँ अपनी रानी से कितना प्यार करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में इतनी खूबसूरत जो मकबरा इमारत बनवाई। एक नज़रिया तो ये हो सकता है। दूसरा नज़रिया एक जो समाजवादी व्यक्ति का हो सकता है, जो वो उसमें छुपे शोषण और अन्याय को देखेगा। वो कहेगा कि जिस समय जनता इतनी बदहाल थी, गरीब थी, मुश्किल में थी, और उस समय के राजा ने अपनी रानी के प्रेम में इतनी बड़ी इमारत बना दी, कितने ही लोगों की बेगारी कराई गई, उनको बिना वेतन मजदूरी कराई गई, 20 साल तक उसका काम चला, और उस समय ज़रूरतें कहीं थी लेकिन महाराजाओं ने खर्च कहीं किए। तो उनका भी अपना एक नज़रिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी घटना को देखने का एक नज़रिया हो, अलग अलग नज़रिया हो सकते हैं। तो इसी तरह राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन के कोई एक नज़रिया नहीं है। ये तो हम मुख्य तौर पर आपके सामने बता रहे हैं कि भाई परंपरागत, आधुनिक। आगे जो राजनीति विज्ञान को या राजनीतिक घटनाओं को देखने के बहुत से नज़रिए हैं, जिनमें आप मार्क्सवादी, महिलावादी, पर्यावरणवाद का अपना नज़रिया है। इन सब पे बातें आगे चलेंगी। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को लेके। तो जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का जो अंतर है वो ऐसा नहीं है कि एक बीच में लाइन खींच दी गई, उससे पहले के जो अध्ययन का जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत हो गया और उसके बाद का आधुनिक हो गया। चिंतन में कभी भी बदलाव एक झटके में नहीं आता है। उसके जो लक्षण हैं, ट्रेंड हैं, वो बहुत पहले से दिखने हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई एक एरा सेट करते हैं, जैसे हम आमतौर पर आधुनिक दृष्टिकोण के लिए कहते हैं कि भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, 1945 के बाद आया, उससे पहले का जो समय है वो परंपरागत दृष्टिकोण का था। तो जब हम ये जो विभाजन कर रहे होते हैं तो हम एक मोटा मोटा विभाजन कर रहे होते हैं। हम ये मानते हैं कि 1945 के बाद राजनीति विज्ञान में जो अधिकांश जो प्रवृत्तियां थी, ट्रेंड थी, वो आधुनिक दृष्टिकोण का था। उससे पहले ज़्यादातर जो अप्रोच थी स्टडी की वो ट्रेडिशनल थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1945 से पहले आधुनिक दृष्टिकोण के कहीं कोई लक्षण ही नहीं थे, या 1945 के बाद आज भी कोई विचारक मूल्यपरक अध्ययन नहीं करता है या फिर परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। आज भी आपको ऐसे विचारक मिलेंगे। जॉन रोल्स उसका एक उदाहरण है। उससे पहले भी आपको मिलेंगे। अरस्तु का अनुभवमूलक जो अध्ययन है वो है। खुद ग्राम वालास
की पुस्तक रही है, ये जो अपने चार्ल्स मेरियम की पुस्तक 1925 में आई, तो इनकी जो स्टडी है वो आधुनिक है, जबकि ये 1945 से पहले के और इससे पहले भी बहुत से लोग, बहुत से विचारक आपको मिलेंगे। तो ये तो मोटी बात समझने की है। अब बात आता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय है कि जो राजनीति से जुड़ी घटनाएं हैं, चाहे वो राज्य है, राजनीति है, इनके बारे में जो नज़रिया है वो क्या रहा है। तो जब भी हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हमारा मानना है कि भाई उनका जो नज़रिया है वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानने का रहा है। यानी कि वो मानते हैं कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है जैसा कि उदारवादी मानते हैं, बल्कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। और दूसरा, वो जब राज्य के उद्देश्य की बात करते हैं तो वो राज्य के उद्देश्य में व्यक्ति के नैतिक विकास पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और नैतिक विकास उसकी प्राथमिकता है, और राज्य का काम है कि व्यक्ति में नैतिक विकास करे, उसका नैतिक उत्थान करे। इसके लिए वो जो कोशिशें एक राज्य कर सकता है वो करनी चाहिए। तो दूसरी बड़ी बात हो जाती है जो परंपरागत दृष्टिकोण में कि ये व्यक्ति के नैतिक उत्थान पर बल देता है, यानी कि राज्य का ये प्राथमिक उद्देश्य मानता है। तीसरी जो बात है परंपरागत दृष्टिकोण में कि इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत छोटा है, यानी कि मतलब इस विषय में, राजनीति विज्ञान विषय में परंपरागत दृष्टिकोण जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो क्षेत्र मानता है वो बहुत बड़ा नहीं मानता है। वो कहता है कि भाई राज्य का अध्ययन हो जाए, सरकार का अध्ययन हो जाए। तो इन तक ही राज्य और सरकार के अध्ययन से आगे वो नहीं जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण इससे भी आगे जाता है। अगले वीडियो में हम जब इस पर चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन क्षेत्र है वो संकीर्ण है, यानी कि ये राज्य और सरकार से आगे नहीं जाता है। और दूसरा, ये संरचनात्मक या संस्थागत अध्ययन पर बल देता है, यानी कि जैसे राज्य के बारे में बताएंगे कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, ऐसे ही सरकार के 3 अंग होते हैं, उनके ये काम होते हैं। तो इस तरह से जो एक संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। ये जो फंक्शनल जो काम है, प्रकार्यात्मक जो क्षेत्र है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जो परंपरागत दृष्टिकोण है। तो ये इसकी भी एक विशेषता है। फिर जो इसमें परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन की पद्धतियां हैं वो जैसे दार्शनिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कानूनी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ऐतिहासिक पद्धति, ये अध्ययन की पद्धतियां हैं, मेथड हैं, जो अपनी स्टडी करते समय जो भी इस दौर के विचारक हैं उन्होंने इन पद्धतियों का मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए अपना विचार दिया है। परंपरागत दृष्टिकोण में एक और बात आती है कि यह मूल्यपरक अध्ययन पर बल देता है। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो तथ्य और मूल्य क्या होते हैं। तो जब भी हम तथ्य की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि जो कुछ भी घट रहा है उसके संबंध में हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे सूचना उठाना। ज्ञानेंद्रियों से जब भी हम कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, तो उनसे जो हम स्टडी उठाते हैं, जो आंकड़े उठाते हैं, और फिर उसके आधार पर हम अपना कोई निष्कर्ष बनाते हैं, तब वो कहलाता है कि भाई हमारा जो स्टडी है ना वो फैक्चुअल है या तथ्यपरक है। तो उसमें जो तथ्यपरक अध्ययन होता है उसमें शोधकर्ता है या जो विचारक है उसकी अपनी राय शामिल नहीं होती। जैसे आपने समाज में जो अध्ययन किया कि भाई फला उम्मीदवार है वो क्यों बार बार जीत जाता है,
तो आपने लोगों से साक्षात्कार करना शुरू किया, लोगों ने जो बातें बताई उनके आधार पर आपने अपना निष्कर्ष दे दिया। हो सकता है कि अगर आप बिना स्टडी के अपना निष्कर्ष देते तो उस निष्कर्ष से अलग हो सकता था, लेकिन आपने अपनी पसंद नापसंद या अपने कारणों को शामिल नहीं किया, बल्कि जो फील्ड से आपको जो फीडबैक मिला उसी फीडबैक के आधार पर आपने अपना निष्कर्ष दे दिया। तो ये कहलाता है तथ्यपरक अध्ययन, जिसमें शोधकर्ता की या विचारक की अपनी राय शामिल नहीं होती, अपनी पसंद या नापसंद शामिल नहीं होती है। वो इसे दूसरा कहते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन। वस्तुनिष्ठ का मतलब जैसी वस्तु या घटना दिख रही है वैसा का वैसा बताना। दूसरा होता है मूल्यपरक अध्ययन, वैल्यूएबल जो स्टडी है। मूल्यपरक अध्ययन में जो शोध करता है उसकी अपनी राय शामिल होती है। वो रिसर्च करता है, विचारक समाज की घटनाओं को देखता है, महसूस करता है, लेकिन जब वो उसका समाधान देता है या उसकी जो निष्कर्ष देता है तो उस समय वो अपनी बातें शामिल कर देता है, अपना जो व्यू है वो उसमें रख देता है, तो वो हो जाता है मूल्यपरक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण में जो मूल्यपरक अध्ययन है उसको ज़्यादा बल दिया गया। जैसे प्लेटो ने अपने समय की जो समस्याएं थी राजनीति की, उनका अध्ययन किया, महसूस किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो समाधान दिया आदर्श राज्य का, तो उसमें प्लेटो की अपनी जैसे विचार शामिल थे, निजी विचार थे, और वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग विचारक के। तो वहाँ ऐसा इसीलिए वो कभी व्यवहार में भी नहीं उतर पाया। तो एक तरह से जो मूल्यपरक अध्ययन होता है उसमें आदर्शवाद का पुट भी शामिल होता है, कि वो एक यूटोपियन होता है विचार, कि आपने जो खूबसूरत विचार दिया, पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसे ज़मीन पर लागू करने लगेंगे तब वो विचार मुश्किल हो जाता है, तब वो धरातल पर नहीं उतर पाता है और वो केवल किताबों में ही से संजो कर रख दिया जाता है। या फिर वो ज़मीन पर उतरता भी है तो वो काफ़ी संशोधनों के बाद उतरता है, और कई बार तो जब वो ज़मीन पर उतरता है वो विचार तो अपनी मूल प्रकृति को ही खो देता है। तो ये एक जो मूल्यपरक अध्ययन होता है। फिर एक जो आधुनिक परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उसको पीछे रखा जाता है, राज्य की सर्वोच्चता को ज़्यादा बल दिया जाता है, कि यानी कि एक तरह का जो साध्य और साधन का संबंध हो जाता है। तो ये जो सब बातें हैं ये जो परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़ी रही हैं, तो ये राजनीति को देखने का इनका अपना नज़रिया है, उन पर सब चर्चा करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और इसमें क्या क्या लक्षण है या इसकी विशेषताएं हैं, हम किसे परंपरागत दृष्टिकोण कहेंगे, इसके बारे में आपको बताया है। अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण पर बात करेंगे। धन्यवाद।